हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट है जो आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया है, योर लो योर राइट, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रही। और ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है, ये क्लासेस हमारी 5 है। इससे पहले की बाकी की वीडियो आप सभी ने नहीं देखी, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो होती है, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके। तो इसमें जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले कि बाकी के क्वेश्चन हमने करा चुके हैं ये सभी। ये आंसर आपको अच्छे आंसर है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो आज आपको इसमें क्वेश्चन नंबर शायद 6 का, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है जो इसका आंसर कराएंगे। इससे पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को हमने यहाँ 4 टाइप से लिखा है। ये 4 टाइप से पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। भारत में लोकतंत्र को सशक्त करने में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की कार्यपालिका का मूल्यांकन कीजिए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है? भारत में लोगों के सशक्तिकरण में इसकी किस कारण की प्रासंगिकता की का प्रशिक्षण कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है? क्या आप मानते हैं कि इसमें भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? इस अधिनियम के भारत में कहाँ तक सुशासन सुनिश्चित किया है? तो देखो, आपके पेपर में क्वेश्चन आया सूचना का अधिकार 2005 के अकॉर्डिंग, तो आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन को ना थोड़ा बहुत चेंजिंग किया जाता है, घुमाया जरूर जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, उन्हें समझना है कि हमें क्या लिखना है आंसर में। तो देख सकते हैं अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दिया गया है। बाकी सभी के मतलब सेम ही होते हैं, थोड़े पॉइंट चेंज करने से मतलब थोड़े अलग हो जाते हैं। तो आप देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर लिख रखा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय संविधान देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है। तो जो भारत का संविधान है सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार देता है, और कोई भी व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्रता के राय को दूसरे व्यक्ति से साझा मतलब एक दूसरे में बांट सकता है, उसे समझा सकता है, उसका अधिकार है। परंतु कई स्वतंत्र विचारकों का सदैव मानना रहा है कि सूचना को प्रादार्शनिक के अभाव में अभिव्यक्ति की सूचना का कोई महत्व नहीं रहा। तो कुछ जो विचारक होते हैं उनका मानना है कि जो सूचना है ना, उसके अभाव में ना उसको जो स्वतंत्रता का महत्व कम हो चुका है, कोई महत्व नहीं रहा जाता। सूचना का अधिकार भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों को मजबूत करने और उनके नागरिक केंद्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो सूचना का अधिकार है लोकतंत्र को मजबूत करने में जो नागरिक केंद्रीय को बहुत ज़्यादा ही भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण। तो अभी क्वेश्चन था ना कि कैसे मजबूत करता है, तो इसको अकॉर्डिंग भी देखें। अब तो इसके आगे आप पॉइंट देखिए, सूचना के अधिकार को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो क्या है? तो आप देखिए, वैश्विक स्तर पर सूचना के अधिकार को नई पहचान तब मिली जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा, तो देखो जो इसको नहीं पहचान कब मिली, तो 1948 में मिली गई। तो किसके द्वारा? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासभा है उनके द्वारा, जो उन्होंने एक आपको यहाँ लिखा है कि ह्यूमन राइट को अपनाया गया, तो इसको अपनाया गया था। इसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मंगाने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। और इसके द्वारा आपको क्या दिया गया कि किसी भी अन्य माध्यम से जो मीडिया है उससे आप सूचना मंगा भी सकते हैं और उससे प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के अनुसार सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है। तो इनके अनुसार क्या होता है? सूचना को बताया जाए, मुद्रा मतलब पैसा, अहम किसी भी जीवांत सभ्यता समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और किसी भी जो समाज है उसको ये जीवन मतलब उसको बचाए रखने के लिए उसको महत्वपूर्ण जो कहते हैं ना उद्भव विकास कैसे, उसको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया। तो जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ना जो ये सूचना का अधिकार 2005 को लागू किया गया, किसके द्वारा? जो भारतीय संसद है उसके द्वारा।
तो आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसमें नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया। तो इसमें जो नागरिक होते, देश की जनता होती है, उन्हें सूचना प्राप्त करने के लिए इसे लागू किया गया है, इस कानून को। अब देखिए इसमें आपका आ गया कि पेपर में आ सकता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। मतलब क्या है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है तो आप ये लिखेंगे कि इस प्रकार है। तो ये पॉइंट है, कुछ समझ में आया आपको। समस्त सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनियन, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्था व शिक्षण संस्था आदि विभाग इसमें शामिल है। तो देखिए जो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जो समस्त सरकारी विभाग होते हैं उसमें बहुत सारे जो पब्लिक सेंटर होते हैं प्लस ये सरकारी गवर्नमेंट होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। पूर्णतः से निजी संस्था इस कानून के दायरे में नहीं है, लेकिन यदि किसी भी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से वह सूचना मांगी जा सकती है। तो देखिए इसमें कहा यह जा रहा है कि जो ये संस्था है ये कानून के दायरे से अलग है, उसमें नहीं है। लेकिन अगर कोई कानून के द्वारा ही जो सूचना विभाग से कोई जानकारी मांगना चाहता है तो उसके माध्यम से वो मांग सकता है कि हमें ये जानकारी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप हमें दे सकते हैं सरकारी विभाग अकॉर्डिंग। ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी बनाए गए हैं जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचना एकत्र करते हैं और उसे आवेदनकर्ता से उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें देखो जो प्रत्येक जो सरकारी विभाग दफ्तर होते हैं वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो उनका काम ही है जो सूचना को बनाए रखना और सूचना किसी भी व्यक्ति को कोई ज़रूरत पड़ती है किसी सूचना की तो उन्हें वो प्राप्त करवाते हैं, स्वीकार करते हैं उसके आवेदन पत्र को कि आप क्या सूचना चाहिए तो वो देंगे तो उसको अकॉर्डिंग वो आवेदन पत्र को स्वीकार करके उनको सूचना उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है जन सूचना अधिकारी की दायित्व है कि वह 30 दिन अथवा जीवन व स्वतंत्र के मामले में 48 घंटे के अंदर, कुछ मामलों में 45 दिन तक मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। तो देखो जन सूचना अधिकारी होते हैं उनका दायित्व ये भी है कि जो 30 दिन अथवा उससे जो जीवन में उनके 48 घंटे में जो अंदर वो सूचना मंगाते हैं उन्हें 45 दिन तक भी उपलब्ध करा सकते हैं, उनको ये भी अधिकार है। यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है, तय समय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध कराता है अर्थात गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक का जुर्माना उसके वेतन में से काटा जा सकता है, साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और कानून है कि अगर कोई सूचना अधिकारी होता है, अगर आप उससे जाके सूचना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अगर उसने आप के आवेदन पत्र को मना कर दिया या आपको गलत सूचना दे दी या आपको गलत दिशा में उसने आपको भेजा तो उसके लिए उसको 1 दिन का पता है 250 रुपये जुर्माना लगता है। उसके हिसाब से उसके पूरे मंथ की सैलरी 30 दिन के अंदर उसको सूचना देनी होती है तो वो काट लेंगे, 25,000 रुपये का उसको जुर्माना देना पड़ सकता है, उसको सूचना देनी होगी। ठीक है। तो वो मजबूर है बेचारा, सूचना दे ही सकता है, कानून में कोई ऐसा नहीं है कि वो कार्य तुम्हें नहीं करने देगा। फिर देखिए 5 पॉइंट है लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण नहीं पूछ सकता। तो देखो जो सूचना अधिकारी होता है ना आपसे कारण भी पूछ सकता है कि आप ये सूचना क्यों मांग रहे हो। इसके बाद देखते हैं सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस देनी होगी और इसको जो आप सूचना मांगते हैं उसके लिए उसको पैसे भी आपको देने होते हैं। केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस तय की है, लेकिन कुछ राज्यों में ये अधिक है। BPL कार्ड धारकों को आवेदन शुल्क में छूट प्राप्त है। तो मतलब कि देखो 10 रुपये आपको बताया गया उनकी फीस रखी गई, लेकिन जो इनके अकॉर्डिंग इनको आवेदन शुल्क फ्री में दिया गया है। इसके आगे देखते हैं गाइस दस्तावेज की प्रति लेने के लिए भी फीस देनी होगी। केंद्र सरकार ने ये फीस 2 रुपये प्रति पृष्ठ रखी है, लेकिन कुछ राज्यों में ये अधिक है। अगर सूचना तय समय सीमा में नहीं उपलब्ध कराई गई है तो सूचना मुक्त दी जाएगी। तो देखो जो आप वहाँ पर दफ्तर में जाते हो आपको फीस वहाँ आप लेना चाहते हो उसके लिए 2 रुपये रखी गई है, प्लस जो केंद्र सरकार के कुछ ऐसी भी फीस है जो कुछ राज्यों में अलग है, अधिक है, मतलब ज़्यादा है थोड़ी। और लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पर सत्य कि अगर सूचना आपके समय के अकॉर्डिंग आपको नहीं दिया गया ना तो वो आपको फ्री में बाद में दी जाएगी। ठीक है। फिर 8 पॉइंट है यदि कोई लोक सूचना अधिकारी ये समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है तो यह उसका कर्तव्य है कि उस आवेदन को 5 दिन के अंदर
संबंधित विभाग को भेजे और आवेदन को भी सूचित करे। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 जगह की 35 दिन हो जाएगी। तो देखो मतलब जो अधिकारी होता है, आप किसी भी दफ्तर में जाएंगे, उसको वहाँ से आप चाहेंगे कि मुझे ये सूचना चाहिए, मुझे इसकी जानकारी चाहिए, आप दीजिए। अगर उसको लगेगा कि ये सूचना हमारे विभाग की नहीं है तो उसे वो मना करेगा, प्लस ये भी बताएगा कि ये आपके विभाग यहाँ पर पड़ेगा, उसे भी उसको सूचना देगा और वो कहेगा कि जो आपका 30 दिन का कार्य होता है 35 दिन के अंदर होगा, उसको 5 दिन की जाँच के लिए समय एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है। 9 पॉइंट देखिए, लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इनकार करता है अर्थात परेशान करता है तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग में की जा सकती है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना को अस्वीकार करने, अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना देने वाला सूचना के लिए अधिकारी फीस मांगने के खिलाफ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। तो कोई मतलब कि कोई लोक सूचना मतलब जैसे कि आप किसी दफ्तर में जाते हो सूचना प्राप्त करने, अगर वो आपको देने से मना करेगा या आपकी शिकायत को नहीं सुनता है, जो आपका अधिकार है उसको स्वीकार नहीं करेगा, आपकी मांग को स्वीकार नहीं करेगा, तो आप कहाँ पर और आपको गलत दिशा में वो भेजेगा, उसके खिलाफ आप केंद्रीय जो राज्य सूचना आयोग है वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपसे ज़्यादा पैसे मांगता है, ज़्यादा फीस मांगता है, तो जब भी आप कर सकते हैं। अब 10 पॉइंट देखिए, जन सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है। जिन मामलों में संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती उनका वितरण सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 में दिया गया। तो देखो जो कि जन सूचना जो उसका काम है सूचना देना, वो कुछ मामले में सूचना देने से मना कर सकता है और वो कानून जो धारा है आपकी 8 के अकॉर्डिंग उसे देखा जाएगा। लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में है तो धारा 8 में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। अगर देखो कोई मतलब कि कोई जनहित के लिए वो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं जो इसमें मना की गई धारा में, तो उसको सूचना उसके अकॉर्डिंग भी दे सकता है। जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जो सूचना आप जो संसद होता है, विधानसभा होता है, उसे प्राप्त हो सकती है, तो वो सूचना आम आदमी को भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो आपकी तुलना यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देते या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते, सूचना देने से मना करता है या किसी अन्य सूचना को संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर संबंधित जन सूचना अधिकारी के वार्षिक अधिकारी यानी प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है। तो ये भी बताया गया है कि जो आप अपील करते हो उसमें आपको अगर कोई गलत कार्य करता है या 30 दिन से अंदर आपको सूचना नहीं देता, तो ये धारा 8 के अकॉर्डिंग भी उसके अकॉर्डिंग आप अपील कर सकते हो। अब देखिए, यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं है तो दूसरी अपील 90 दिन के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग जिससे संबंधित हो उसके पास करनी होती है। तो अगर आपने जो फर्स्ट रिपोर्ट तैयार की, उस अपील की, उसको अकॉर्डिंग आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आप 90 दिन के भीतर आप सेकंड कर सकते हो। किसके पास कर सकते हो? जो राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग के पास। ठीक है। द्वितीय अपील के तहत केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के आदेश से संतुष्ट न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। केंद्र में उच्चतम न्यायालय और राज्य में उच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ या आदेश के बाद भी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी उसे मानने से इनकार करता है तो ऐसी परिस्थितियों में जाया जा सकता है। देखो, द्वितीय अपील आपने कर दी, उसमें भी आपका काम नहीं बना, तो आप तीसरे ऑप्शन आपके ये पाते हैं कि आप कोर्ट के पास जा सकते हो उसे मनवाने के लिए। फाइनल है। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, इसके अकॉर्डिंग कानून पूछे जाए तो क्या है। तो अब कुछ उद्देश्य देखिए, इसके जो सूचना के अधिनियम है उसके उद्देश्य भी यहाँ पर लिखे गए। तो देखिए, आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य, पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। मतलब कि इसको अकॉर्डिंग आप अगर चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 1-2 पॉइंट और भी लिख सकते हैं। जवाबदेही तय करना मतलब कि जो भी आप सूचना प्राप्त करते हैं उसके लिए वो जवाबदेही होता है। नागरिकों को सशक्त बनाना चाहिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगानी चाहिए, इसका अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। आरटीआई की उपलब्धियाँ, तो इसकी जो उपलब्धियाँ है वो देखिए, प्रसिद्ध 2 GB घोटाला। ये घोटाला उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का सबसे प्रमुख उदाहरण है। तो आपको पता ही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे की लालच में घोटाला करते हैं। इस घोटाले के कारण भारत सरकार को तो इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो ये आप देख लीजिए। उल्लेखनीय है कि बड़ा घोटाला तब सामने आया जब एक
आरटीआई कार्यकर्ता ने अधिकारियों का उपयोग कर उनके खिलाफ एक आरटीआई दायर किया। तो मतलब ये जो घोटाला सामने कब आया, जब उसी काम में करने वाला अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ ये रिपोर्ट दायर की गई। ठीक है, ये देखिए सूचना अधिनियम में मतलब कि जो अभी के टाइम थोड़े समय में संशोधन हुआ क्या है। तो देखिए बीते दिनों में केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया, जिस पर कई आलोचकों एवं विशेषज्ञों का मानना था कि इस कदम से सूचना का अधिकार कानून की मूल्य भावना भी खतरे में आ सकती है। तो ये संशोधन है, इसमें लोगों को ये मानना जा रहा है कि जो कानून के जो अधिकार है उनकी मूल भावना है वो सब खतरे में आ जाएगी इस संशोधन के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए अधिनियम में मुख्य संशोधन क्या थे, तो वो देखिए संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। तो इसमें संशोधन किया गया था, ये सभी के जो भी आपकी जो शर्तें होती है केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएगी। जो भी आपकी सेवाएं होती है, जो आपकी फीस होती है, वेतन होती है, ये सभी। उल्लेखनीय है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 13 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की प्राविधि और सेवा की शर्तों को उपलब्ध किया गया। अधिनियम में कहा गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन भत्ते और शर्तें क्रम मुख्य निवेचन आयुक्त और निवेचन आयुक्तों के समान होगी। तो इनके समान ही इनकी वेतन और सूचना होंगी। ठीक है, इसमें यह भी उपलब्ध किया गया कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रम निवेचन आयुक्त और मुख्य सचिवालय के समान होगी। तो इनके समान इनकी भी जो वेतन फीस होती है, जो आपकी सैलरी होती है, वो होगी। इसके बाद देखिए संशोधन की आलोचना क्या है। तो देखिए कोई आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कई कदम की काफ़ी आलोचना की, तो इसकी आलोचना भी की गई। तो ये देखिए कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस प्रकार के संशोधन से केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के निर्धारण संबंधी शक्तियों की अधिग्रहण का प्रयास कर रही है, जिसके प्रभाव से ये संभावना है को और अधिक बल मिलता है। इन पदों पर बैठे लोग सरकार के प्रति अपनी वफादारी साबित करने में ज़्यादा रुचि लेंगे, ना कि आम नागरिक के हित के कार्यों में। तो देखो इसकी संशोधन की आलोचना क्या की गई है कि इन्होंने ये बताया कि जो कि आप उनके वेतन में कटौती करेंगे, शर्तें रखे गए हैं, तो जिससे ये होगा कि जो वहाँ के जो काम कच्चा वाले लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, अधिकारी है, वो अपने काम को सही तरीके से करने में वफादारी से साबित करने में रुचि लेंगे, ना कि जो नागरिक के हितों के कार्यों के लिए। तो ये बता रहे हैं कि ये अपने फ़ायदे के लिए देखेंगे और जो नागरिक है उनके कार्य के लिए कोई नहीं ध्यान देगा, क्योंकि आपने इतने सारे उस पर वो कानून लगा दिए हो। तो ये इसकी आलोचना की जा रही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार। अब आपके पेपर में आ सकता है इसकी महत्व बताइए। तो ये देखिए सूचना तक पहुंच का अधिकार समाज में गरीब और कमजोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी मंगाने और प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाता है, जिसका उसका कल्याण संभव हो सके। जो सूचना है उसका अधिकार मतलब उसके अकॉर्डिंग आप जो गरीब व्यक्ति है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उसके सार्वजनिक जो नीति कार्य होते हैं उनके अनुसार उनकी जो भी मांगे होती हैं उनको सशक्त बनाता है, प्लस वो अपना कल्याण करने में संभव हो सके, इसका महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट है ये अधिनियम सरकार के सभी कदमों और आम जनता के समझ जांच के दायरे में लाता है। और ये जो अधिकार है ना, अधिनियम है, ये सभी के जो कदमों को देख के प्लस जनता को देख के उनके दायरे के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इससे सरकार और सरकारी विभाग और अधिक जवाबदेही बनते हैं, अहम उनके कार्यों में पारदर्शिता आती है। मतलब कि जो सरकार होती है वो अपने प्रति जवाबदेही बनती है और जो अधिकारी होते हैं उनके कार्य अच्छे तरीके से कार्य करने में सफल होते हैं। यह सार्वजनिक प्राधिकार द्वारा अनावश्यक गोपनीयता को हटाकर निर्णय में सुधार करता है। मतलब कोई भी गोपनीयता नहीं होती है, उसको छुपाया नहीं जा सकता, सबको हटा के सुधार करने निर्णय लेता है। तो गाइस ये देख सकते हैं आरटीआई के समक्ष चुनौतियां, मतलब कि जो सूचना का अधिनियम 2005 है उसके सामने चुनौतियां क्या है। तो देखिए जागरूकता की कमी है, फर्स्ट पॉइंट आपका। एक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि उसमें भाग लेने वाली सभी प्रतिभागियों में मात्र 15% ही आरटीआई अधिनियम के बारे में जानते हैं। यह बात भी सामने आई कि अधिकतर लोगों को इस बारे में या तो मीडिया से पता चला या फिर किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी मिली। इसका अर्थ ये हुआ कि आरटीआई समृद्ध जागरूकता को लेकर उसकी
नोडल एजेंसी का कार्य काफ़ी सीमित है। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि इसके अकॉर्डिंग जागरूकता की कमी है कि उन्हें उनके बारे में पता ही नहीं है। जो 15% से ज़्यादा जो लोग हैं इनके बारे में इनको कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, और उन्हें प्राप्त भी है थोड़े बहुत लोगों को, तो वो मीडिया के द्वारा या अन्य लोगों के मुँह से सुना, उनसे द्वारा पता किया गया। तो इसका सीधा मतलब ये होता है ना कि जो जागरूकता की कमी है इसमें, और जो नोडल एजेंसी है उनके कार्य में काफ़ी ज़्यादा सीमित है और उसमें कमी है, जिससे वो अपने प्रचार नहीं कर पाए। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, प्रदान की गई सूचना की खराब गुणवत्ता, मतलब कि जो भी आप सूचना देते हो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होती है। सेकंड पॉइंट है इसका, ठीक है। इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं जहाँ पर डॉट लगाए। आरटीआई दाखिला करने वाले 75% कार्यकर्ता प्राप्त सूचना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्रमशः 91 और 96% याचिकाकर्ताओं ने आरटीआई के तहत प्राप्त सूचना के संबंध में असंतुष्टि जारी की है। साथ ही कई याचिकाकर्ताओं ने अनावश्यक जानकारी प्राप्त होने की बात भी स्वीकार की है। मतलब कि ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये बताया कि उनको गलत खबर दी गई है, उनकी जो सूचना प्राप्ति की जो भी है वो उनसे खुश नहीं है। तो ये किसकी शिकायत है, इसकी आलोचना। समय पर सूचना प्राप्त ना होना, तो देखो गाइस इसमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपका बनता है कि जो समय पर सूचना प्राप्त नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जो सूचना को प्राप्त करने के लिए आपको 30 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो 50 दिनों के अंदर भी हमें सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो ये कारण है। तो देखिए, अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि किसी भी सामान्य परिस्थिति में सूचना को 30 दिन के भीतर प्रदान करना आवश्यक है, परंतु उपयुक्त सर्वेक्षण में मामले सामने आए कि सूचना में के कारण 50% याचिकाकर्ताओं को इस अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं किया गया। जो 50 से ज़्यादा प्रतिशत के लोग हैं, मतलब 50% लोग हैं, उनको सूचना 30 दिन के अंदर प्राप्त नहीं की गई है। और अन्य चुनौतियाँ ये देखिए, नौकरशाही में अभिलेखों को रखने हुए उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, इनकी व्यवस्था भी बहुत कमज़ोर है। सेकेंड है, सूचना आयोग को चलाने के लिए पर्याप्त संचालन और स्टाफ का अभाव है, मतलब जो अच्छे जो स्टाफ होते हैं, जो कामकर्ता वाले लोग होते हैं, उनका अभाव है। सूचना के अधिकार कानून के पूरक कानून जैसे इनके जो अधिनियम होते हैं इनके, तो इसके बाद देखिए गाइस इसका जो निष्कर्ष बनता है, यहाँ पर बनता है निष्कर्ष। देखिए, आरटीआई अधिनियम 2005 को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लाया गया था, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरटीआई तंत्र की विफलता के कारण ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। यह आवश्यक है कि सरकार तथा नागरिक संस्थाओं को मिलाकर आरटीआई अधिनियम को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़े। तो गाइस यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसमें यही बताया गया है कि जो कि आपको ये कानून है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि जो जनता के प्रति जवाबदेही के उद्देश्य से बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, जो इनको करने में सफल नहीं होते। और इसमें यही कारण है कि लोग जनता का भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है, ये सभी जो उसको करने के लिए सफल और मजबूत कानून बनाना चाहिए, यही बताया जा रहा है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, समझ जाइएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। 2005 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जरूर आता है, सूचना का अधिकार। पीडीएफ परचेस करनी है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए।